बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग अपनी इस क्यूएम की बुक में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 16 टू ऑनवर्ड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके थे। अब अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 16 में, इन अ गिवन एपी सीरीज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये देखिए बेटा, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्या आप लोगों के एक सीक्वेंस मिल गया, लास्ट टर्म का पता है, आपने nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है। और वो किस तरह से, ये देखें, आपने इसको इस तरह से कुछ लेकर जाना है। nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। और अच्छा, इसके बाद ना मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है। अगर आप लोग ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाओगे और सिर्फ जाके डी की वैल्यू लिख दो, एरर दे देगा। ओके, तो आप लोगों ने ब्रैकेट के बाद पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन अप्लाई करना है। उसके बाद डिफरेंस की वैल्यू देखो, हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो यहाँ पे 3 जाकर सॉल्व कर देंगे एंड आंसर इज, आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल गया। अच्छा, अब आपसे यहाँ पे क्या कहते हैं, अच्छा सेम क्वेश्चन है, सीक्वेंस बिल्कुल सेम उठाया 50 तक। तो कहते हैं द टर्म एट पोजीशन 11 वुड बी, मतलब कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह का हो तो 11th टर्म मेरी कौन सी होगी। तो 11th टर्म के लिए हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 10 into d and the answer is 35। तो 11th टर्म 35 होगी। इसमें मुझे ये लास्ट टर्म की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट देखें, कहते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ 98 इन द फॉलोइंग सीरीज। बेटा कहते हैं पोजीशन ऑफ 98, 98th टर्म नहीं पूछ रहा, पोजीशन 98 मतलब वैल्यू ऑफ टर्म 98 है, ये लास्ट टर्म है आपकी। कौन सी सीक्वेंस की, 3 8 13 की। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, 98 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका अगर डिफरेंस देखें 5, इसको जाके सॉल्व कर लें 20, ये इसका आंसर है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं फिफ्थ टर्म एंड nth टर्म ऑफ एपी, और वो क्या है 159 और। अब फिफ्थ टर्म आप इजीली बता सकते थे। अब देखिए, अगर पहले फिफ्थ टर्म पूछी तो आंसर पहले फिफ्थ टर्म का बताना है, फिर nth टर्म का आंसर बताना है। अब जब फिफ्थ टर्म की बात करते हैं हम लोग, तो फिफ्थ टर्म के लिए 1 प्लस 4 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी 17। तो देखो 17 17 17, इसको कैंसिल कर दूंगा, हालांकि 17 है, क्यों, क्योंकि ये बाद में बता रहा है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें से देखना है कि यार nth टर्म, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यार इसके nth टर्म कैसे बना, भाई nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करो। nth टर्म का क्या फार्मूला था हमारे पास, अब फर्क सिर्फ इतना है, आपने एक ही जगह पे क्या लिख देना है, प्लस, अब n नहीं गिवन तो आपने n ही लिखना है, इनटू d की वैल्यू 4। तो ये nth टर्म है आप लोगों के पास, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अच्छा इसने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो 1 प्लस 4n माइनस, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब सिंप्लीफाई करें, 4n माइनस, इसको जाके टिक कर देना था, ये इसके nth टर्म है। क्लियर। जो वैल्यूज गिवन हो आपने उनको पुट कर देना है, और जो नहीं है उनको एज इट इज रहने दें और जाके उसको सिंप्लीफाई कर दें। nth टर्म का पता चल चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, get the seventh term of an arithmetic sequence whose first term is 2 and common difference is, मतलब बेटा जब डिफरेंस ही कोई नहीं है तो सेकंड टर्म भी 2 होगी, थर्ड भी 2 होगी, फोर्थ भी 2 होगी, 100th टर्म भी 2 ही होगी, और 7th भी 2 ही होगी। तो ये कोई प्रोग्रेशन एज सच नहीं होता। ऑल राइट, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ सीरीज, बेटा ये जो लिखा है ना 1 प्लस 7 प्लस, इसके क्या मतलब नहीं है ये एक ही टर्म है, क्योंकि उसने आपसे सम पूछा है ना। तो वो कहता है फर्स्ट टर्म है 1, जिसमें हमने ऐड किया सेकंड टर्म 7,
इसमें ऐड किया, थर्ड टर्म 13 और ऐड करते जाओ कहां तक, फर्स्ट 6 टर्म। देखिए भाई सिंपली भी इसने सॉल्व हो जाना था कि डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का। तो मतलब हम लोग इसको यूं भी कर सकते थे 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस ये 3 टर्म्स हो गई, तो 4 टर्म क्या होगी, प्लस 5th टर्म क्या होगी, 6th टर्म क्या होगी। ये आंसर है 96। ये उस टाइम पर है जब सोल्यूशन ना हो। क्या नहीं नहीं करना, लेकिन जब मैंने सिर्फ मार्क्स गेन करने हो ना, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी हो, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वहां पे मार्क्स गेन करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम चलेंगे फार्मूले की तरफ। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये चीज अपने कैलकुलेटर को बता। अब देखिए बेटा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे जिन बेचारों को फार्मूला उस टाइम पे भूल चुका होगा, तो इसका क्या मतलब है, वो मार्क्स ना गेन करे, तो वो ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाए और क्वेश्चन अपना ठीक सॉल्व कर कर आ जाए। फार्मूला आता है तो फार्मूले में जाके वैल्यूज पुट कर। देखो अगर यहाँ पे होती ना 16 टर्म्स, तो फिर मैं फार्मूले की तरफ ही जाता। ये मैंने देखा 6 टर्म्स है, 3 तो उसने खुद बताई हुई है, अगली 3 ही तो मैंने फाइंड करनी है, तो मैंने जल्दी से, मेरे लिए उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट था। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखें 6/2 इंटू 2 × 1 को 2 लिख लूं। ओके ये लें, तो काफी है इतना, प्लस 6-1 इंटू, अब यहां पे डबल ब्रैकेट लगाना, क्यों, ये एक ब्रैकेट इस वाली, एक ब्रैकेट इस वाली क्लोज करनी है, इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व। सेम केस विद, अब ये 15 है, अब फार्मूला ही अप्लाई कर देना। ऑलराइट, हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। आप लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्या पूछ लिया यार। ये देखो 1 3 5 7, ओके अप टू 12th टर्म, फर्स्ट 12 टर्म। अब ये देखें बेटा, ऑड नंबर्स आ जाए या इवन नंबर्स आ जाए, ये हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, या किसी भी नंबर का मल्टीपल आ जाए या डिविजिबल आ जाए, तब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर आपसे ऑड नंबर कहे या इवन कहे, आपके पास हमेशा डिफरेंस की वैल्यू 2 है, क्योंकि हर दूसरा नंबर ऑड है और हर दूसरा नंबर ही इवन है। अब अगर आपसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 5, तो बेटा हर 5वां नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 उसका डिफरेंस आ जाएगा। आपसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8, तो हर 8वां नंबर मल्टीपल ऑफ 8 या डिविजिबल ऑफ 8 होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में 8 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आपसे कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स, तो कॉमन डिफरेंस 1 होता है। कंसेक्टिव नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7, तो मतलब एक का डिफरेंस रखना पड़ता है, वो कंसेक्टिव नंबर्स आ जाते हैं, तो डिफरेंस की वैल्यू आप 1 ले लोगे। अब ऑड नंबर्स की सिचुएशन, उसने कहा 12, तो 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2 × 1 = 1, सॉरी 2 प्लस n-1 11 इंटू d। द सोल्यूशन इज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर नीचे देखें ना, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 मुझे नजर आ रही हैं, मैंने झूठ बोला है, यस सर। ये यहां पर मल्टीपल ऑफ 2 भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद होता है 2 4 6 8, मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद होता है 2 4 6 8। ओके, ये आपके पास कॉमन रेशियो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें रेशियो की वैल्यू 2 है। ऑलराइट, कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने फिर क्या बताना है, ट्वाइस सम ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत है, ट्वाइस सम ऑफ फर्स्ट 15 की जगह पर ना आप इसको 10 कर लें, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज इज। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब यहां से सबसे पहले सम का फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो इज विच इज ग्रेटर देन, तो फार्मूला कौन सा हम लोग यूज करेंगे, ये देखें आपसे कहता है पहले फ्रैक्शन,
फर्स्ट टर्म इनटू और रेज टू पावर -1 ओवर, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर इनका सम पूछा जाता तो 5115, लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि सम का ट्वाइस, तो आप कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेना था, एंड आंसर इज ऑल राइट। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? क्वेश्चन 25, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 230, 270, 227, 224, अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव में आनी है। मेक अ सम ऑफ रुपीज, अब देखिए क्या लास्ट टर्म का पता है? नहीं, पता ही नहीं है। मेक अ सम ऑफ रुपीज 4200, बेटा 4200 उन तमाम सीक्वेंस टर्म्स का सम है, लास्ट टर्म नहीं है ये। अच्छा फिर क्या लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं? नहीं, एन की वैल्यू ही नहीं है, तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करूं? लास्ट टर्म फाइंड भी नहीं हो सकते, तो सम का फर्स्ट फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, n/2 इंटू ए प्लस है, सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो सेकेंड वाला फार्मूला हमारे पास क्या था? ये देखें 4200। अच्छा ये मैं कैलकुलेटर पे इसीलिए करता हूं कि आपकी भी आदत बन जाए कि आपने कैलकुलेटर पे जाके चीजें सॉल्व करनी है। बात समझ आ रही है? इज इक्वल टू सम का फार्मूला कौन सा? n/2, n तो है ही नहीं जी, इंटू 2a, 2 इंटू 230, हाँ जी, उसके बाद प्लस x-1 इंटू -3, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल एंड आंसर इज 21। क्लियर? कोई इशू यहां तक? अच्छा यहां पे देखें, द फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू 2n-3 इज, तो बेटा n को 5 से रिप्लेस कर देना था। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए पूछने का सिर्फ अंदाज बदला था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, और माशाल्लाह से आप ऐसा करते हैं। तो 10-3 इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिर्फ n को 5 से रिप्लेस कर देना था। कहते हैं एपी whose nth term is 2n-1 is, मतलब जिसकी लास्ट टर्म आप लोगों के पास 2n-1 हो, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है आपके पास? अब यहां पे देखें, 1 में 2 ऐड किया तो 3, और यहां पे फिर 3 ऐड किया तो 6, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब आपने अगर तुक्का भी लगाना है ना तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है, ये ना हो कि आपका तुक्का ऑप्शन ए पे चला जाए जो ए पे ही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें, 2+1 3+2 5, गलत हो गई। अब यहां पे देखें 1 3 5, बात कुछ समझ आती है, ऐसे ही है ना? यहां पे देखिए 5 3 1, ये बात भी कुछ ना कुछ समझ आती है कि ठीक कर रहे हैं। अब इसके लिए आपने nth टर्म फाइंड कर लेनी है। इस पर अगर nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करूं तो क्या बनता है? a प्लस n-1, ऐसा क्वेश्चन आपने पहला किया है, इनटू d, और d की वैल्यू अब यहां पे सॉल्व करें, 1+2n-2, देन 2n- कर गया मैच, ये करेक्ट आंसर। ऑल राइट। और अगर हम इसको यहां पर करें तो 2n+3 आता है, मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें, अच्छा बल्कि गलत हो जाता है, 5+n-1 इंटू -2। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस -2n+2, आंसर क्या बन जाएगा? तो अगर यहां पे होता ना 7-2n तो फिर ऑप्शन डी, लेकिन अगर 2n-1 है तो ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर, राइट। सेकंड मेथड बताऊं?
भाई n को रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, उसने पहली दूसरी तीसरी टर्म ही दी हुई है ना, n को 1 के साथ रिप्लेस करो तो आपके पास आंसर आ गया 1 सेकेंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, 5 135 क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके शाबाश। नेक्स्ट अब देखिए 28 सम ऑफ द सीरीज टू n, तो लास्ट टर्म यहां पर n है। ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक में रखने का मकसद यह है कि देखें अगर मैं यहाँ पे नंबर्स रख लेता ना आप बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते, और अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखें ना, पहली टर्म 1 ही है, दूसरी टर्म 2 ही है, तीसरी टर्म 3, मतलब पांचवी टर्म 5 ही होगी, 10वीं टर्म 10 ही होगी, nth टर्म n ही है। ओके, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही मेरी लास्ट टर्म है। क्लियर है ये बात? तो सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, सिर्फ वैल्यूज जाके पुट की थी हम। अब ये कॉमन डिफरेंस के फार्मूले से ना करते वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। कहते हैं लेट द सम ऑफ 3 consecutive terms of AP be 180, then the middle of those 3 terms would be। अच्छा, क्या 3 टर्म्स का ना सम बता दिया है और आपसे कहता है कि बताओ मिडल की टर्म कौन सी होगी। अच्छा, जब भी 3 टर्म्स आ जाए ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उन 3 टर्म्स को अब हमने सपोज करना अब है भी कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव टर्म्स के लिए हमने क्या देखा था, ये टर्म्स को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ऐसा है ना। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस गिवन है? अब जब आपने 3 टर्म्स अज्यूम करनी है ना, यहाँ पे ये पता है कि बेटा डिफरेंस की वैल्यू अब 1 है जब उसने कंसेक्टिव क्या किया था, तो डिफरेंस की वैल्यू। लेकिन ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो हम लोग सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म इज प्लस, तो बेटा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, x प्लस 1, तो उससे अगली टर्म क्या होगी, और इनका सम। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म जब तीनों आपस में ऐड हुई तो सम मिला 180। क्लियर? क्लियर? देन फाइंड x। तो ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी, वैसे कैलकुलेटर को ही बता दो यहां पर, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 180। देन ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा 177, देन x इज इक्वल टू 59। ओके, और मिडल की टर्म उसने पूछी तो 59 से अगली टर्म 60 और उससे अगली टर्म 61। स्मॉलर वैल्यू पूछता तो मैं बताता 59, मिडल वैल्यू 60 और ग्रेटर वैल्यू 61। जी, मिडल ऑफ दो 3 टर्म्स, मतलब इन तीनों टर्म्स में से जो मिडल की टर्म है वो कौन सी है। तब मेरे पास x की वैल्यू 59 है, मिडल की टर्म है x प्लस 1, तो वो 60। अब आप खुद देखो कि 59, 60 और 61 को ऐड करूं तो आंसर 180 आता है, अदरवाइज 180 आता ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स ले लो 180 नहीं आएगा। ऑलराइट, और इसमें मैंने मिडिल की टर्म बतानी थी और वो 60 है। ओके, क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों से हो गया था? वाह क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Find the sum of all numbers between 200 and which are divisible by। मतलब अब दिखने में ऐसा लगता है जैसे 200 से लेके 400 तक तमाम नंबर्स का सम कर दो। कहते हैं हाँ करो तमाम नंबर्स का सम,
लेकिन ऐसे नंबर उठाओ विच आर डिविजिबल बाय 7। हमने ये देखना है, अच्छा यहाँ पे हो ना मल्टीपल ऑफ 7, तभी सेम ही सोल्यूशन है, डिविजिबल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 7, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है कि भाई आपने ना रेंज बता देगा कभी आपको नंबर्स की, तो भाई ये रेंज है, इससे पहले और इसके बाद वाले नंबर्स नहीं लेने। अब डिविजिबल बाय 7 तो 200 से कम वाले भी हैं, लेकिन वो ऐड नहीं करने। 400 के बाद वाले भी डिविजिबल बाय 7 है, वो ऐड नहीं करने आप लोगों ने। तो आपने डिविजिबल बाय 7 देखना कैसे है, आपने रेंज का सबसे स्मॉलर नंबर देखना है। फर्स्ट टर्म के लिए रेंज का स्मॉलर नंबर कौन सा है, 100। और इससे पूछना है आर यू डिविजिबल बाय 7। तो अगर उसका आंसर आ जाए फ्रैक्शन में या डेसिमल में, इट मींस दैट इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7। अब हमने ये देखना है, अब मैं क्या करूं कि 200 के बाद मैं देखूं 201, 202, 203, तो पता नहीं कौन सा नंबर जाके डिविजिबल बाय 7 बने। अब देखिए वो कहता है कि मैं 28.57 हूं, तो आपने इसको राउंडिंग अप कर देनी है। फर्स्ट टर्म के लिए आपने इस नंबर को राउंडिंग अप कर देना है, मतलब आपने ना इसको, ये तो 57 वैसे ही राउंडिंग अप हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे 28.17 भी होता ना, तो भी आप 28 को 29 कर दो। राउंडिंग अप से मुराद है इससे अगला फुल नंबर कौन सा बनेगा, तो 28 से अगला फुल नंबर 29 है, आपने इसको 29 कर देना है। एंड मल्टीप्लाइड बाय जिसके डिविजिबल आप फाइंड कर रहे हो, ये सबसे कम डिविजिबल बाय 7 वाला नंबर है, और ये आपके सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या मिली आप लोगों को, क्या आपको ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा उसके बाद हर 7वां नंबर डिविजिबल बाय 7 है। अब नेक्स्ट नंबर के लिए 210 नेक्स्ट, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और पहुंच जाना है लास्ट के पास, इससे पूछना है 400। नहीं नहीं, लास्ट टर्म होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स को पता चलेगा, इस तरह नंबर ऑफ टर्म्स का ही नहीं पता कि इस रेंज के दरमियान डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए 400 डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ रहा है 57 पॉइंट समथिंग, तो कहता है 400 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब यहां पर आप लोगों ने इसको 58 नहीं करना, इसको राउंडिंग अप नहीं करना, लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए राउंडिंग डाउन, फर्स्ट टर्म के लिए राउंडिंग अप। बेटा अगर आप इसको 58 कर दोगे ना तो वो 400 को क्रॉस कर जाएगा, जबकि आपकी बाउंड्री 400 तक है, तो आपने इसको रखना है 57 तक। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, देखो विद इन रेंज आ गए, अब आपको सीक्वेंस का पता चल चुका है। कहते हैं कि इन तमाम नंबर्स को ऐड करके दो, ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप लोगों ने यूज करना था nth टर्म का फार्मूला, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d 29। तो n की वैल्यू क्या है, अब जाके सम फाइंड कर लें, 29 बाय कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, अब क्योंकि लास्ट टर्म मौजूद है, इतनी मेहनत से फाइंड किया है, तो उसको यूटिलाइज करो 8729, ये इसका आंसर है। ऑल राइट। अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आऊं, ये लें 7 ना करें, इसको 5 कर दें, और मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे। अब लाजिम बात है इनमें से कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा अब आप लोग अलग से फाइंड करें, मुझे सोल्यूशन दें कि सम कितना आएगा। शाबाश जल्दी से सॉल्व करें, सेम सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना एक रीजन की वजह से मैंने आपसे पूछा है, इवन कि मैं इसको स्किप करके भी आगे जा सकता था, और यही चीज आपको आपके एग्जाम में फेस करनी पड़ेगी। अब अगर आप लोग सीक्वेंस की बात करें ना, तो उसने आपसे ये कहा, उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो, कहते 200 से 400 के दरमियान डिविजिबल बाय 5। अब अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर से पूछो ना कि 200 डिवाइडेड बाय 5 आर यू डिविजिबल बाय 5, वो कहते हैं यस, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है।
क्योंकि उसने इन बिटवीन कहा था। Yes, sir. इन बिटवीन में 200 400 कभी भी नहीं आएगा। ये तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, आपने उनके दरमियान रहना है, एक्सट्रीम पोजीशंस को नहीं छूना। तो आपकी जो पहली टर्म बननी है ना वो 205, और जो लास्ट टर्म बननी है 400 नहीं है, 395 है। पहला ट्विस्ट ये था इसका। ओके, अब अगर यहां पे देखें 395 इज इक्वल टू 205 प्लस n-1 इंटू डी, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 39, देन 39 by 2 into 205 plus 395, and the answer is, ये इसका करेक्ट आंसर था। ऑलराइट, अच्छा अब बताएं 11,700 आंसर किस किस का था, ईमानदारी से बताना है। गलत है, गलत है, शाबाश, गुड। अच्छा आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अच्छा अगर यहां पे होता ना, ये देखो बिटवीन की जगह पर यहां पर होता फाइंड द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 400, तो 200 और 400 शामिल हो जाते, फिर फर्स्ट टर्म 200 और लास्ट टर्म 400 थी। ओके, फिर आपके पास आंसर 12,300, फिर 12,300। क्लियर है सब बच्चों का ये बात? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।